नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग दोस्त बात करने जा रहे हैं। आपके सामने जो चैप्टर देख रहे हैं इसी चैप्टर की, जी हाँ, रचनाएं की बात करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो पहले 9th में भी हम लोगों ने देखा था, तो आइए अब 10th में भी देखते हैं। पहला पॉइंट कर रहा है, एक रेखाखंड का आंतरिक रूप से एक दिए हुए अनुपात में विभाजन। कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा, इसको अंदर आप विभाजित करना चाहते हैं, ठीक है, तो आंतरिक रूप से विभाजन हुआ, तो अब कैसे करेंगे, कंडीशन कई गो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार त्रिभुज का रचना करना। सपोज कीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना हो, तो कंडीशन है ऐसे करना, कट करना, पॉइंट वगैरह बनाना, फिर जाके खींच के बनाना। तो ये जो कंडीशन है वही कर रहा है। स्केल गुणक एक से छोटा हो सकता है या एक से बड़ा भी हो सकता है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के एक युग्म की रचना करना। एक वृत्त के ऊपर बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस पर खींचना है ऐसे। तो आखिर क्या करेंगे आप, कैसे खींचेंगे, क्या कंडीशन होता है कि यहाँ एक बिंदु है, इससे मान ले सपोज यहाँ आपको खींचना है स्पर्श रेखा, तक कौन सा कंडीशन लगाएंगे कि आप स्पर्श रेखा खींच पाएंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू। आइए कुछ क्वेश्चन को समझते हैं ताकि सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कहा जा रहा है एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींचिए ताकि BAX एक न्यून कोण हो, और फिर किरण AX पर समान दूरिया पर बिंदु अंकित किया जाए ताकि इनका न्यूनतम संख्या कितना हो, मतलब कितना बिंदु आपको लेना होगा। तो इन दोनों के ऐड के बराबर लेना रहता है बिंदु। 7, 5, 12 कंस्ट्रक्शन करते समय, जब भी ये कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, ये नहीं कि करके बताइए, आपको करना कुछ नहीं है। एक भी क्वेश्चन करने वाला थोड़े ना था, प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़े जाएगा, टिक मारने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, माइंड लगाना है आपको। एक रेखाखंड AB है, इतना इतना के अनुपात विभाजित करते हैं। पहले एक किरण AX खींचे ताकि BAX न्यून कोण, और फिर एक AX से समान दूरी पर बिंदु अंकित किया जाए। कितना बिंदु अंकित करना है, तो 12 बिंदु अंकित करना है, दोनों ऐड के बराबर होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक रेखाखंड AB को 4:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींचा जाए कि BAX एक न्यून कोण हो, BAX न्यून कोण हो, फिर किरण AX पर समान दूरियां इतना अंकित किया जाता है और बिंदु B को निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। अब जैसे कोई त्रिभुज बना हुआ है, एक रेखाखंड है, सपोज कीजिए AB, ठीक है। एक रेखाखंड AB 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए इस रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करना है, यानी इधर का भाग 4, इधर का भाग 4 करना है। तो कह रहा है कि ये जो B है, एक लाइन है, अगर ऐसे हम खींचते हैं तो इस B को कहाँ मिलाना पड़ेगा, तो 7, 4, 11 को पॉइंट टोटल बनेगा, तो A11 आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें ऐड करके 7, 5, 12 हुआ था, उसी तरह यहाँ पे A11 पर जाके मिलाना पड़ेगा B पॉइंट को, इसको। फिर ये जो एंगल होता है ना, इतना एंगल से जितना पर कहेगा 1, 2, 3, 4, यहाँ टोटल 11 को होगा, 1, 2, 3, 4, चौथा पॉइंट पर आएंगे तो इधर 7 को होगा। इस पॉइंट पर एक जितना एंगल है उतना ही एंगल खींचेंगे, और ऐसे करके जब मिलाइएगा ना, तो ये जाके सट टच करेगा, ये तो पैरेलल खींचेगा और इसका रेशियो हो जाएगा 4:7। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन तो सिखा नहीं रहे हैं, बट मेन बात बता दे रहे हैं ताकि आप सॉल्व क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। एक रेखाखंड AB को 5:6 के अनुपात विभाजित करने के लिए एक किरण AX खींचा जाए ताकि BAX का एक न्यून कोण हो, फिर किरण BY किरण AX के समांतर विपरीत दिशा में खींचिए। इसके बाद AX और BY किरण पर क्रमशः समान दूरियों पर बिंदु A1, A2, A3, B1, B2, B3 अंकित करिए, मतलब किए जाए, फिर इन बिंदुओं को मिलाया जाए। वे हैं, देखिए A5 को मिलाना पड़ेगा, A5 को B6 से मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो से ये मैच करा लीजिएगा।
उल्टा नहीं करिएगा, पहले ए आता है बाद में बी आता है, तो ए का 5 का बी का 6 से ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। सब चीज़ कॉन्सेप्ट छोटा छोटा याद रखिए, आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना रहेगा, वहाँ पे सॉल्व कुछ भी नहीं करना रहेगा। 3/7 कह रहा है, यानी 3:7 कह रहा है। बात समझ में आया? नहीं, कुछ और है। देखिए, एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप, अच्छा त्रिभुज आ गया। दिए हुए एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजा ABC की संगत भुजाओं का 3/7 हो, ठीक है। पहले एक किरण BX ऐसा खींचा जाए कि एंगल जो होता है CBX एक न्यून कोण हो और X भुजा BC के सापेक्ष A के विपरीत हो। किरण BX पर अब समान दूरियां पर बिंदु B1, B2, B3 अंकित किया जाए ताकि इसके बाद अगला चरण मिलाने का है। चलिए हम समझ गए। इसका हो जाएगा आपका B7 का C से। एक त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। ABC मान लिया हूँ। एक नीचे से तिरछा लाइन खींचा जाता है, ठीक है। करा दिए गए त्रिभुज में ABC में ABC भुजा का 3/7, पहले किरण BX, देखिए BX मैं नीचे X कर दे रहा हूँ, ठीक है। किरण BX ऐसे खींचे कि CBX एक न्यून कोण हो। CBX एक न्यून कोण बन गया, जी हाँ न्यून कोण बना। सीधा खींचता तो 90 डिग्री होता, आगे खींचता अधिक कोण होता। X भुजा BC के सापेक्ष A के, X भुजा ये जो X ऐसे चल रहा है, यहाँ X लिख देता हूँ। X जो ऐसे चल रहा है, कह रहा है AB के विपरीत ओर, इसके उल्टा साइड है, जी हाँ। किरण BX, ठीक है, पर समान दूरियां खींचना है। अपना मन से खींचा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको समान भाग काटना है। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कितना काटना है और कितना लेना है। तो बात को समझिए, ऐसे जब आप कटिंग करेंगे तो टोटल जो बिंदु आएगा, ये जो लास्ट बिंदु आएगा मतलब 7वां बिंदु होगा, क्योंकि इसमें क्या है 7 में से 3 लेना है। मतलब इसको इधर का 7 भाग रहना चाहिए और इधर का 3 भाग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उसका कंडीशन है, सबसे पहले हम इसमें 7 भाग करेंगे, नीचे जितना हो 7 भाग कर लिया। उसमें से हम क्या करेंगे, 7वां को जो भी लास्ट होगा, B7 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे है नहीं, ऐसे कर ही देता हूँ 7 को। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। इसको ना इस C से मिलाना रहता है, यहाँ पे मिला दिया। वही कह रहा है कि B7 को C से मिलाना है। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे है ना लिखा हुआ B7 को C से मिला दिया। अब मैं तरीका बताया था पिछला क्वेश्चन में, वही होगा। यहाँ से ऐसे एंगल को नाप लेंगे और यहाँ से गिनेंगे, हमको तीसरा भाग लेना है। तो 1 2 3, अब इस पर भी हम ना उतना ही एंगल बनाएंगे, जितना एंगल यहाँ साइज है उतना एंगल काटेंगे और इस दोनों बिंदु से एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन खींचिएगा ना, ये इसके पैरेलल जाएगा। मेरा बन नहीं रहा है क्योंकि मैं इसी अंदाज से बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। यहाँ आ गया, फिर ये एंगल को हम नापेंगे और उतना ही एंगल यहाँ पे तैयार करेंगे, ऐसे खींचेंगे। ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना, इसका ये बड़ा वाला का 7 भाग है, तो ये 3 भाग होगा मात्र। 7 भाग का 3 भाग हो गया, आंसर हो गया। वाह कमाल हो गया सर। ये है कंस्ट्रक्शन सिखा रहे होते तो ज़रूर ये चीज़ आपको याद कराते, बट आपको टेक्निक से पकड़ में आ रहा है कैसे क्या करना है। जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कहीं भी एक भी बंदा ये सब चीज़ नहीं पढ़ा रखा है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से उठा के दे दिया, बनने में दिक्कत हो जाएगा। जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, अब इतना ही प्रैक्टिस करा देंगे तो ज़रूर क्वेश्चन खींच दीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो उसी तरह फिर कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजा ABC संगत भुजा का 8/5 है। इस बार क्या हो रहा है, 8/5। 8/5 का मतलब होता है इस बार बड़ा साइज आपको बनाना है, जो त्रिभुज दिया उससे बड़ा। जैसे अभी देखिए इस त्रिभुज में क्या हुआ, अंदर ये लाइन खिंचाया ना, तो छोटा साइज का त्रिभुज बना। इस बार बाहर जाएगा, बड़ा साइज करना है, इस त्रिभुज से बड़ा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है, तो 8/5 हो। पहले एक किरण BX ऐसी खींचिए जो CBX न्यून कोण हो और X भुजा BC के सापेक्ष A के विपरीत हो। यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में भी था। किरण BX पर अब समान दूरियां पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या। इस बार पूछ रहा है जब ऊपर बड़ा कर दिया। पिछला क्वेश्चन में ऊपर क्या था, पिछला क्वेश्चन में था 3/7, ऊपर छोटा था, तो मैंने कहा 7 बिंदु ले लेना है, उसमें से तीसरा को बाद में लेना रहेगा। 7 बिंदु टोटल काटना रहेगा, उसमें से तीसरा लेना है।
लेकिन इसमें क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम होगा, जो बड़ा है उतना ही लेना है, 8 बिंदु लेना है। बात समझ में आया? आपको क्या सर समझ में नहीं आ रहा है 8 बिंदु कैसे लेंगे, तो आप समझिए, इसी में समझा देता हूँ। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में जो पिछला 3/7 था ना, अगर सपोज 3/7 न होकर यही 7/3 हो जाता तो क्या करते, फिर भी 7 बिंदु ही लेते, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर देते। 7 बिंदु लिया, इस 3 नंबर बिंदु को यहाँ मिलाते। अच्छा सर अब समझ में आया, ये 3 को यहाँ मिलाते, ये एंगल बनाते, फिर यहाँ पे उस एंगल को बनाते, फिर यहाँ ऐसे खींचते, अपने आप देखिए दूर चला गया ना, और फिर यहाँ पे एंगल जो होता है वो एंगल यहाँ खींच के ऐसे जाते और इसको बड़ा कर देते, मिल जाता। देखिए बाहर में मिल गया जाके। दिस इज़ द कंडीशन। फिर से सुनिए, नीचे बड़ा हो उतना ही खींचेंगे, ऊपर बड़ा हो उतना ही खींचेंगे, मिलाने का कंडीशन बस चेंज है यहाँ पे, तो 8 ही खींचाएगा। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण 60 हो, ठीक है, तो 2 त्रिभुजों के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिसके बीच का कोण, फिर से आइए, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए जिसके बीच का कोण 60 है, ठीक है भाई, तो 2 त्रिभुजों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिसके बीच का कोण क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए कितना आसान है, 120 डिग्री। क्वेश्चन पर फिर आ जाइए, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचना है, स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है, समझिएगा, उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 60 हो, यानी कि कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ 60 कह रहा है, यहाँ 60 एक ही कंडीशन पर होगा, जब वो वृत्त पर कितना का होगा, 120 का होगा, क्योंकि आमने सामने जोड़ के 180 होना चाहिए। इतना छोटा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आमने सामने जोड़ के 180 होता है, इसीलिए। 7वां है, एक रेखाखंड AB को P और Q के अनुपात में विभाजित करने के लिए, यहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है, एक किरण AX खींचा जाए ताकि BAX एक न्यून कोण हो, फिर किरण AX पर समान दूरियों पर इतने बिंदु अंकित किया जाए कि इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगा, ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, P और Q। क्लियर है? तकनीक से यही तो कर रहा हूँ ना। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बताया था, जाके देख लीजिए, सेम चीज़ यही बताया था। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का ऐसा युग्म खींचने के लिए जिसके बीच का कोण 35 हो, इन 2 त्रिभुजों के सिरों स्पर्श की रेखा खींची जाए, उनके बीच का कोण क्या होगा, तो 145 हो जाएगा, 145 में 35 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी बताया 6 नंबर में। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैंने कराया, हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम का है एग्जाम पर्पज से। आइए हमारा नेक्स्ट लेसन है, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्र की बात करते हैं। पहला कह रहा है पॉइंट कि सरल बंद आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि सरकमफ्रेंस और एरिया, वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पथ, एक वलय का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्याखंड, उसकी केंद्रीय कोण, दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड, वृत्तखंड दीर्घ और लघु वृत्तखंड, ये सब क्या है भी समझेंगे हम लोग। वृत्तखंड क्या है, त्रिज्याखंड क्या है, सारी बात समझेंगे। जब वृत्त की परिधि 2πr होता है, ये फार्मूला दे दिया, याद रखना है। क्या होता है परिधि, यही फोटो में देखिए, यहाँ फोटो दिया है। अगर आप यहाँ से चलते हैं और यहाँ से घूमते घूमते फिर यहीं पे आ जाते हैं, तो यही वृत्त का परिधि हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा अंदर में पेंट करना होगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, r त्रिज्या है। नेक्स्ट है त्रिज्याओं R1 और R2, जिसमें R1 बड़ा है R2 से, वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों से बनने वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर बराबर πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या, वलय आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना। अगर सपोज कोई वलय है, वलय क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको बनाकर, दिस इज वलय। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर ये बड़का आर है तो, और ये छोटा वाला आर है, चाहे इसको मैं मानता हूँ R1, इसको R2 मानता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो R1 में से R2 घटेगा। देखिए πr² पूरा का क्षेत्रफल हो गया, और πr मतलब πr2 का स्क्वायर मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो पाई कॉमन बाहर ले लेंगे, वही बात है। नेक्स्ट कर रहा है पॉइंट की त्रिज्या r वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अच्छा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका
केंद्रीय कोण थीटा हो। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, केंद्रीय कोण जितना होगा उतना बटा 360 कर दिया, आंसर हो जाएगा। जहाँ थीटा को डिग्री अंशों में मापा गया है। त्रिज्या आर वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे बदल गया थोड़ा सा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, अच्छा चाप का लंबाई मतलब समझे, यहाँ से समझिए, इस फोटो में ही समझ जाइएगा। अगर इसका यहाँ थीटा है मान लेते हैं और इसका क्षेत्रफल बोला आपको, इसका क्षेत्रफल समझिएगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरा का पाई आर स्क्वायर होता है और थीटा कौन बना रहा है, तो थीटा बटा 360 से गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ गया। दूसरा बात पॉइंट में कहा कि अगर यहाँ से यहाँ सिर्फ दूरी चाहिए आपको, बात समझ में आया, ये लंबाई अगर कहे नापिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, परिधि टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि थीटा बटा 360, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, जितना एंगल का कोण बन रहा है ना उतना ही कोण के हिसाब से ये कट कर लेगा, यानी थीटा बटा 360 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, आकृति में दिए हुए वृत्तखंड यानी ए पी बी, ये जो है ना रंगा हुआ पार्ट, ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, और ये ए पूरा इधर से आके यहाँ तक बी तक ये पूरा है मतलब बड़ा वाला वृत्तखंड। तो आकृति में दिए हुए वृत्तखंड एपीपी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, त्रिज्याखंड ओ ए पी एम का क्षेत्रफल माइनस ओ ए पी एम, ये पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कह रहा है। बात समझ में आया कि घटाइए, कॉमन सेंस की बात है, अगर पूरा क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का हटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, त्रिज्या आर वाले एक दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसी का ये लिख कर बता दिया कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये इस बड़ा वाला का आपको जानना है, तो छोटा वाला का निकाल लीजिए और बड़ा वाला में से घटा दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर में से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार ये शो हुआ, यदि R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो ये कंडीशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब इसमें आप पाई लगाइएगा हर जगह, अब क्या हुआ देखिए, एक का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल जब ऐड करेंगे तो बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, पाई पाई कॉमन लेके काट सकते हैं, इसीलिए क्या है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर के। यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधियों का योग R वाले वृत्तखंड की परिधि के बराबर हो तो, फिर से सुनिए, R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले परिधि के बराबर हो, सोचिए क्या होगा, पहला हो जाएगा कि इन दोनों का परिधि जोड़ेंगे तो बड़े वाला के बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर देंगे। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर हो तो, वृत्त का परिधि मतलब ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ये वृत्त है, इसका परिधि यानी 2 पाई आर करा बराबर हो वृत्त की परिधि, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग परिमाप क्या होता है 4a होता है, अगर a साइड मानिएगा तो इसका a साइड मानिएगा तो 4a होता है, ये दोनों बराबर हो तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, लाजमी है वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, परिधि अगर बराबर होने से नहीं है, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा यदि परिधि बराबर होगा। परिमाप बोलते हैं, वृत्त में परिधि बोलते हैं, इसमें परिमाप बोलते हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन जब भी हो तो ध्यान रखिएगा आपका परिधि बराबर होगा, क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा वृत्त का, ये माइंड में रखिए। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जो सबसे बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, वो आर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए, मिलाइएगा। त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या होता है, दिस इज अर्धवृत्त, इसके अंदर सबसे बड़े जो त्रिभुज खींचा जा सकता है वो ये होगा 90 डिग्री, और होता है फार्मूला 1/2
एक बट यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 90 डिग्री होता है सबसे बड़ा त्रिभुज। बात समझ में आया? इतना इतना हम करेंगे, जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये r² के बराबर होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसको बोलते हैं 14:11। ये देखिए थोड़ा देर पहले भी आया था, सॉरी ये क्या हो गया कैमरा को, हाँ आ गया। इतना महंगा कैमरा होने के बावजूद कभी जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम होता है। सोचिए कितना महंगा लोग ले कैमरा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि यदि इसका परिमाप बराबर हो, ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दिमाग लगाते हैं, यहाँ से हमको निकालना है। देखिए πr², ये अनुपात बराबर है, लीजिए अनुपात कर दिया, और यहाँ a²। बात कुछ समझ में आया? तो इसका जो अनुपात बराबर आएगा वो 14:11 हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद डायरेक्ट रखना है, ऐसा नहीं कि बनाएं करें, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये सब माइंड में रहना चाहिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात 14:11 होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। इसलिए माइंड में इन चीज़ों को रखिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा जो त्रिभुज होता है उसका क्या होता है, तो त्रिज्या का स्क्वायर करिए, आपका वो निकल जाता है उसका क्षेत्रफल। उसी तरह ये है, अगर इसमें पूछेगा क्षेत्रफल किसका बड़ा है तो आप देखिए यहाँ पे शुरू में क्या आया है, वृत्त आया, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। बात समझे आप? कैसे आ रहा है देख लीजिए, 2 से काट दीजिएगा, इसको 2 बार में कटेगा। बात को समझ में आया? तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो इसको क्या लिखिएगा, इस जगह से देखिए 22/7 बराबर, यहाँ a/r हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो 14 कर देगा नीचे। अब हमको इस पर जाना है, इधर स्क्वायर करना पड़ेगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर फिलहाल स्क्वायर की बात तो हटा ही दीजिए, इसलिए क्योंकि दोनों स्क्वायर कट जाएंगे। नहीं स्क्वायर तो चाहिए होगा, स्क्वायर तो चाहिए होगा, तभी तो ये फार्मूला बनेगा। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगा, वो क्या है कि हमको पाई चाहिए, यहाँ नीचे पाई, तो यहाँ नीचे भी हमको पाई डालना होगा। तो यहाँ क्या बचा, तो 22 × 22 कर देते हैं, और नीचे 14 × 14 कर देते हैं। यहाँ से क्या आया है पाई, पाई यानी दैट मीन्स 11/7। सॉरी 22/7। अब देखिए 22 से 22 कट गया, 7 दूनी 14 का 2 से 11 बार में, तो क्या आया 11/14 आया। इसमें नीचे क्या है πr², इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर वृत्त है तो वृत्त का 14, और वर्ग का a², वर्ग का स्क्वायर होता है ना a², तो यहाँ पे 11। देखिए पहले वृत्त बोला हुआ था, वृत्त का 14 और उसका 11, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना क्यों हम करने जाने, डायरेक्ट याद रखेंगे, हमेशा यही होता है। ऐसे सॉल्व करके भी मैंने दिखा दिया। किसी स्थान पर 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वाले 2 वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल एक अकेला वृत्त पार्क बनाने का प्रस्ताव है। नए पार्क की त्रिज्या क्या होगी? तो क्या करिएगा, देखिए 6 मीटर और इतना व्यास वाला, तो इसका आ जाएगा 8 त्रिज्या, तो πr² प्लस πr² बराबर हो जाएगा πr²। पाई 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 कट गया, यहाँ से क्या निकल गया, 8 × 64 और 6 × 36, 100 का 100 आ जाएगा ना, बराबर r²। तो r बराबर कितना आ गया 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है।
भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ से यहाँ 6 है, आधा क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई में आंसर है 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई आ जाएगा आंसर। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए रहा और मैं पिक्चर यहाँ दिखाता हूँ। सपोज कि ये वृत्त है, इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग खींचना है। आप देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण जो होगा 8 8 त्रिज्या यानी 16 के बराबर होगा, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? √2 गुने ए होता है। तो ए बराबर हो जाएगा 16/√2 और ए स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इतना ही 16/√2 यानी यहाँ से 2 बन जाएगा ये, तो 2 से कटेगा 8 बार में 16 8 28 से 128 आंसर हो जाएगा। पहाड़ा आता है 16 8 28 से, मैंने कहा ये भी एक पहाड़ा पढ़ने का तरीका है, हम लोग बचपन में ही सीखे, आज तक याद है। व्यास हो 36 और 20 वाले दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या करिएगा? इसका क्या आएगा 18 दूनी 36, इसका क्या होगा 10, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 28। कहाँ ही है इसका और इसका दो वृत्तों का परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या है, बस इसका आधा करिए। देखिए फिर से सुनिए, व्यास 36 है, मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 और इसका त्रिज्या हो जाएगा 10 वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या है। इसका परिधि 2πr प्लस 2πr, 2π कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का 28 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त का त्रिज्या। अब यहाँ लिखेंगे 2πr, 2π से 2π कट गया तो r बराबर क्या आ गया 28 से तो आ गया, यानी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं आधा आधा करके। ये सब जब कुछ क्वेश्चन बनेंगे ना धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आखिर कैसे कॉन्सेप्ट लगता है। त्रिज्या 24 सेमी और 7 सेमी वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास। अब इस पर क्षेत्रफल कहाँ है? संभले कदम, त्रिज्या दिया हुआ है तो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर लिख दिया। πr स्क्वायर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी πr स्क्वायर, पाई कट गया, कितना आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, कितना होता है 4 चौक 16 के 6 576 होता है, 7 7 49 r स्क्वायर, 9 6 15, 7 1 8 4 12 625 तो r बराबर क्या आ जाएगा 25 आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो r का मान 25 आ गया। 25 दूनी 50 आंसर हो जाएगा, व्यास पूछा है। ये चैप्टर भी यहाँ पे दोस्त कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए एक और चैप्टर का थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये चैप्टर देख सकते हैं 12 नंबर चैप्टर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कह रहा है मौलिक ठोसों अर्थात घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन, गोले, अर्धगोले, इन दो किन्हीं दो ठोसों का संयोजन, इन सभी से पृष्ठीय क्षेत्र तैयार होता है। मौलिक ठोसों अर्धगोले किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बनी वस्तु का आयतन भी निकाला जा सकता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता है तो आयतन भी निकाला जा सकता है। कुछ फार्मूला जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शंकु के छिन्नक से संबंधित फार्मूला है। शंकु का छिन्नक का मतलब होता है ये देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको ग्लास जैसा, शंकु का छिन्नक बोलते हैं। अगर ये नीचे तक ऐसे कोना बन जाता नीचे आके तो शंकु हो जाता, बट काट दिया गया, जैसे ही शंकु कटेगा तो फिर छिन्नक कहलाएगा। ये हो जाता है फार्मूला 1/3 πh ब्रैकेट। शंकु का छिन्नक का आयतन का फार्मूला है, पहले आयतन वॉल्यूम 1/3 1/3 πh, r का तो मान यहाँ पे हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। इसमें किसी को r1 r2 मान सकते हैं जब छिन्नक बनाइएगा तो। नेक्स्ट कहा जा रहा है
शंकु के छिन्नक का पृष्ठ वक्र क्षेत्रफल, सॉरी कभी कभी जब भाई आ जाएगा तो बुरा नहीं मानिएगा, बहुत ज़्यादा हमको क्लास लेना पड़ता है तो थोड़ा सा आ जाता है, तो इग्नोर करिएगा इसको। शरीर ही तो है, ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा वो क्लास लेता हूँ, तो इसको मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जब भाई से पहले कैसे कैमरा रोकूँ, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, फटाक से आ जाती है, लेकिन क्या करूँ, कोई नहीं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात रहा पाई R1 + R2 L, असल में पाई RL होता है, लेकिन R तो 2 हो गया, पाई R1 + R2 L, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 R2 ब्रैकेट में L। ठोस शंकु के छिन्नक का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई L R1 + R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, अभी मैंने देखा। और ये हो गया आपका एक तरफ का, ये हो गया एक तरफ का, छिन्नक का जो सर्कल बनता है ना ऊपर नीचे, उसका हो गया एक तरफ का ये, और एक साइड का ये हो गया, दोनों का स्क्वायर। एल जब भी निकालना हो तो एक और चीज़ जान लीजिए, √H² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर। यहाँ R1 जो होगा ना, इसको समझना होगा, R1 R2 ये बड़ा त्रिज्या, R1 जो होगा बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा R2 से, ये ध्यान हमेशा रखना है, यहाँ नहीं लिखा गया है। H छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, L छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, R1 R2 छिन्नक के आधार सिरों का त्रिज्याएं। वैसे आपको पता है क्यों नहीं ये दिया है, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, इसलिए ये नहीं दिया कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि आप किसी को भी घटाएंगे ना तो एक माइनस में आएगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, फिर भी वो प्लस में बदल जाएगा, इसीलिए नहीं दिया। ठोस अर्धगोला, यदि अर्धगोले की त्रिज्या R है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। अर्धगोला का बात करेगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, और आयतन की बात करें तो 2/3πr³ होता है। लेकिन अगर ये संपूर्ण गोला होता है 4/3πr³ होता है, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, 4πr² होता है। गोलाकार खोल सेल का आयतन, ठीक है, गोलाकार खोल जैसे एक गोला बना हुआ है, लेकिन ये गोला कमाल का बना है, ऐसे ऐसा कुछ बना है, बस समझ में आया, यानी इतना मोटाई से ही बना हुआ है, इस तरीका है जैसे गेंद वगैरह कभी खुलता है तो देखे ना क्या होता है, 4/3π, देखिए R1³ - R2³, ये R1 होगा बाहर वाला और R2 होगा अंदर वाला, ठीक है। R1 R2 बाहरी और भीतरी, देखिए यहाँ लिख दिया ना, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं हैं। यहाँ इसलिए लिखना पड़ गया इसको कि बाहरी कौन है भीतरी कौन है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा माइनस, तो फिर आंसर माइनस में चला जाएगा, इसीलिए, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, इस बार क्यूब है, और क्यूब में तो प्लस में बदलता नहीं है। बाईस बटा 7 ही 70 लेके सॉल्व करना रहता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, एक किनारे पर, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, पढ़िए। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का योजन है। बेलनाकार पेंसिल है और आगे ऐसे कोना बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, शंकु और बेलन का है, एक शंकु और एक बेलन है ना। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, नीचे वृत्त होता है और ऊपर ऐसे क्या होता है, बेलन होता है, तो वृत्त और बेलन, गोला और बेलन हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका भी हो जाएगा। एक साहुल, देखिए साहुल जो दीवार वगैरह बनाने वाले यूज करते हैं, निम्नलिखित का संयोजन है, तो एक वृत्त होता है, सॉरी अर्धवृत्त होता है, सॉरी अर्धगोला होता है और एक शंकु होता है, एक अर्धगोला और एक शंकु, इसका 2 नंबर आंसर मारेंगे। एक गिलास आकृति देखिए का आकार प्राय निम्न रूप से होता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। चार क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक के नाम से हम लोग जानते हैं इसको।
गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार देखिए निम्नलिखित में संयोजन है। एक बेलन है, दो शंकु और एक बेलन। तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बैडमिंटन खेलने के प्रयोग की जाने वाली शटल कॉर्क त्रिज्या का आकार तो क्या होता है, नीचे अर्धगोला होता है और ऊपर ऐसे छिन्नक होता है, ये छिन्नक अर्धगोला। तो एक बेलन तो उसमें होता नहीं है, यहाँ पे है ऑप्शन है, ये रहा। शंकु का छिन्नक और अर्धगोला लगा रहता है उसमें। एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है और फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा दिया जाता है। तल के ऊपरी ओर बने शंकु का नया भाग क्या कहलाएगा? इसी को तो शंकु का छिन्नक बोलते हैं। यही तो मैंने भी बताया था। अब आ गया क्वेश्चन का शुरुआत। तो चलिए क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। अभी कह रहा है एक 22 सेमी आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेमी व्यास वाले गोलाकार कंचों में भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। तब घन में समावित होने वाले कंचों की संख्या क्या है? ये रहा क्वेश्चन, मज़ेदार सा। मैं जब तक पेज सीधा कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं या पिक्चर वगैरह थोड़ा सा बना सकते हैं। खोखला घन है, घन का शेप नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसा बना दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए ये घन है। 22 सेमी किनारा है इसका, 22 सेमी है। खोखले घन को 0.5 सेमी व्यास वाले एक गोलाकार कंचा है, इसी के अंदर बनाऊँ, बाहर बनाता हूँ। त्रिज्या इसका लिखता हूँ मैं 0.5/2, इससे पॉइंट हटाता हूँ 10, 5 चौका 20, यानी r बराबर 1/4 हो गया सेंटीमीटर। ये भी 22 सेंटीमीटर में था। इसी को डालना है इसमें बहुत सारा। तथा एक कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, यानी इसका ना ऊपर से 1/8 भाग, यानी टोटल 22 किनारा है ना, तो 22 मतलब 1/8 भाग नहीं भरेगा। यानी इसका जो भी क्या बोला जाए आयतन होगा, तो आयतन कैसे निकलेगा? 22 का क्यूब, इसका 1/8 भाग नहीं भरेगा। यानी भरना कितना भाग है, दिमाग लगाइए। ये तो पूरा आयतन है, तो 7/8 भरना होगा, क्योंकि 8 में से एक भाग तो खाली रखना है, तो 7/8 भरना है। यानी टोटल इतना आयतन भरना है। इतना आयतन को कैसे भरना है, सॉरी, इतना को किससे भरना है? तो ये कंचा डालकर भरना है। और कंचा की यदि हम बात करें तो फार्मूला क्या होगा आयतन का, तो हर कोई जानता है 4/3 पाई r3। तो r का मान हमने लिखे 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, यही तो होगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं अच्छे से पहले एक बार लिख देता हूँ ताकि बनाने में आसान रहे। 22 गुने 22 गुने 7, ये 8 नीचे ले आता हूँ, 4 नीचे लिखता हूँ। ये जो नीचे 3 था यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। इसको 22/7 लिखना है, तो 22 बटा के नीचे 7 है तो ऊपर लिख देता हूँ। ये सारी बातें ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बटा के नीचे है, तो 4 का क्यूब मैं लिख देता हूँ। अब देखिए 22 से 22 को काट दीजिए। देखिए गौर से सुनिएगा, 4 से मैं यहाँ पे 4 का क्यूब को 4 का स्क्वायर में बदल देता हूँ। अब ये 4 चौक 16 हो गया, 8 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। नीचे सब खत्म, ऊपर सिर्फ गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं सबके लास्ट में 6 है, यानी टोटल गुना करके निकालना पड़ेगा। तो 22 में 22 से करेंगे 484 आएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 21, 21 दूनी 42, 42 सत्ते कर देते क्योंकि 7 भी तो है, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29। अब इसको गुना करना है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, देखते रहिएगा। 8 चौक 32, 9 चौक 36, 32 और 36, 6 3 9, 3 3 6, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। हासिल क्या आ गया, तो 6। अब देखिए ये सब को हटाते रहेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9 8 72, एक लाइन में ही गुना करके निकाल लेना है।
तो 8 2 10, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 7 3 10, 2 हासिल आ जाएगा, 10 2 यहाँ लिख जाएगा, 10 हासिल हो जाएगा। 9 चौक 36, 8 दूनी 16, 6 6 12, 5 1 6 62, हासिल 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 6 14। कहाँ पे है भाई देखा जाए, 14 2 2 9 6, 14 2 2 9 6 पहला आंसर आ गया। समझ में आया? टफ था ना, समय लेगा ना थोड़ा सा जी, समय लेगा तो घबराना नहीं है, समय देना है एग्ज़ाम में, नौकरी ना करना है। तो इसीलिए क्या है, हल्का को जल्दी जल्दी बनाना है, भारी में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वो लेगा समय एग्ज़ाम में। कहा जा रहा है क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास, यानी वृत्त का बात हो गया या गोला का, आंतरिक और बाहरी व्यास 4 और 8 है, यानी हम त्रिज्या की बात करें 2 और ये हो जाएगा 4। धातु गोला को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेमी के एक शंकु के आकार के रूप में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु का क्या होता है, पहले तो जानिए आयतन, तो शंकु बोला है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर हो जाएगा 4/3, देखिएगा 4/3 पाई लिख लेते हैं, और आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर, तो 8 है व्यास, देखिए कर पिघलाकर आधार व्यास 8 है, तो 4 हो जाएगा शंकु का, तो 4 गुने 4, एच रहने देते हैं बराबर, यहाँ 4 लिखते हैं ब्रैकेट में, आर क्यू, तो आर कितना एगो आया था 2 का और 4 का, तो 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है। 4 से 4 पहले काट दीजिए, एच बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, बटा के नीचे 4 रहेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर हट गया तो बच गया 60, 60 में से 4 गया 56, 56 बटा 4, 4 1 जा 4, 4 चौक 16, 14 चौका 56, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 का आंसर 2। क्लियर है, आसानी से आया समझ में? जी सर, ऐसे ही करके थोड़ा सा समझना होगा दोस्त। बीमा इतना 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 के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगा, इतना बीमा वाले घनाभ है, तो आयतन तो यही हो गया, आयतन तो इसका इतना ही हो गया, लेकिन लोहे के एक टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है, दोनों बराबर हो जाएगा, आयतन दोनों का बराबर, क्योंकि इसी चीज़ को पिघला कर ये बनाया गया है। अब 4 से काटते हैं, 8 6 चौका 24, 6 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 22/7, मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, 22 बटा के नीचे 7 कर दे रहा हूँ, 22 11 दूनी, देखिए 11 से काटते हैं 11 दूनी 22, 11 33, 2 से काटते हैं 3 बार में, तो यहाँ 49 आ गया, 3 गुने 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया और 7 आ गया, बराबर आर क्यू। इसमें 2 7 है, 1 7 है, तो एगो 7 बाहर आएगा, जब एक घन यहाँ पे चढ़ेगा तब की बात कर रहा हूँ, और एगो 3 बाहर आएगा, तो 7 21 हो गया त्रिज्या। कह रहा है कोई मिस्त्री ईंटों की बीमा इतना इतना की एक दीवार बनाता है, जिसमें प्रत्येक ईंट की माप इतना है। यदि मान लिया जाए कि दीवार में 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, तो दीवार में ईंट की संख्या क्या है? तो कुछ नहीं करना है, ईंटों से बीमा वाला इतना दीवार बनाया था, दीवार का 1/8 भाग मसाला है, तो ईंट कितना भाग होगा? अभी मैं बताया हूँ 8/7 भाग ईंट होगा, और ईंट में है 270 बाई 300 बाई 350, और बटा के नीचे यहाँ से बटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो बटा के नीचे ही 8 आएगा ना लास्टली, कितना है 22.5 गुना 11.25 गुना 8.75, सारा लिख लिया। अब सामने लाऊंगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा था आपको, अब देखिए कितना बढ़िया से बन गया, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, टोटल 2 2 4 1 5, 1 पर 5 0 में लिख देता हूँ। अब इस सारे को काट वाट करके आंसर लाना है।
8 से ये कट जाएगा, इसी को काटते हैं। 8 8 64 न बता, सॉरी 8 × 8 पहले लिखते हैं, 20 आ जाएगा। 8 दूनी के 16, 8 × 5 = 40, 2 0 लिख देंगे। 25 से 25 से नहीं, हाँ 25 से काटते हैं, 15 से काटे, 15 से काटते हैं। 15 से 15 बार में कटेगा 225, 15 से कटेगा 15 दूनी के 30, 20 बार में। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 चौका के 20। 3 से काटते हैं, 9 3 27, 90 बार में। ऐसे ही काटते रहना है, टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मिस्टेक हुआ काम सारा ख़राब हो जाएगा। ये 7 से लगता है कट जाएगा, 7 × 7 17 आ जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 125, 125 से कट जाएगा 100 बार में। अभी ये बचा हुआ है, सबसे पहले काटते हैं इसको। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25। 5 से काटते हैं, 19 5 95। अच्छा सॉरी, कैमरा मूव कर रहा है। नेक्स्ट है 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 50 25। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 0। 5 से काट 5 9 45, 5 चौका के 20। कहीं हो गया लगता है मिस्टेक। आंसर क्या है देख लूँ ज़रा। आंसर डेसिमल में तो नहीं है, ठीक है। सारे कट गए, सारे कट गए, सारे कट चुके। यहाँ 9 नीचे बचा हुआ है, सिर्फ ओनली 9, और ऊपर बचा 4 4 19, और यहाँ 350 बचा हुआ है। 9 से कटेगा ही नहीं, 9 चुक 36 होता है, 9 3 27, 35 ही था ना। कहीं छोटा सा हो गया है दोस्त मिस्टेक, ठीक है। आप इसको काटिएगा घर पे फिर से एक बार। आंसर मैं देख के बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 112,000, यानी 11,200 आएगा। जैसा मैंने बताया मेथड सेम रहेगा, काटिएगा इसको। फिर से सुना दे रहा हूँ, 1/8 भाग मसाला से भरा जाता है, यानी 7/8 भाग ईंटा है, तो 7/8 जो होगा गुना इतना गुना इतना गुना इतना कर दीजिए। पूरे के बटा में इतना गुना इतना गुना इतना लिख दें, ईंटा का संख्या निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधार व्यास 2 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? फिर से सुनिए क्या कह रहा है। पहले एक बेलन है, बेलन का हम फार्मूला जानते हैं कि इसका आयतन होता है सर πr²h। ये बराबर कह रहा है कि हो जाएगा 4/3 πr3, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। पहले तो पाई से पाई सर काट दीजिए, और r², तो व्यास 2 है यानी 1, यानी 1 का स्क्वायर, बात ख़त्म कर दीजिए। ऊंचाई 16 है तो 16 लिख देते हैं, बराबर 4 लिखेंगे, r3, तो r3 रह जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 पीस, गलती हो गया। गोला का संख्या 12 है, तो यहाँ 12 से गुना भी करना पड़ेगा। 3 चौका 12, यहाँ 4 बार में कटता, तो 4 चौक 16 यहाँ आ जाता। 16 से 16 एक बार में कटता, आर का मान 1 आ जाएगा। तो व्यास पूछा है, व्यास जब पूछेगा तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। तिर्यक ऊंचाई 45, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 45, यानी एल का मान आपको 45 दे दिया।
एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं इतना इतना है। R1 28, R2 7। इस बाल्टी का बक पीस क्षेत्रफल बताइए। तो पाई फार्मूला याद होगा, पाई आर एल होता है, बट फार्मूला बदल गया था। पाई 28 माइनस क्या हो जाएगा 7 और एल के जगह पर 45, यानी यहाँ 22/7 कह सकते हैं। अब 28 में 7 क्या 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 45, 5 चौका 20, जीरो आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है जीरो वाला, पहला 13 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर। बात समझे? यानी फार्मूला क्या हो जाता है, पाई R1 माइनस R2 एल हो जाता है। ठीक है, यही फार्मूला लगा दिया मैं। नेक्स्ट है दवाई का एक कैप्सूल। दवाई का कैप्सूल कैसा होता है, यही रहता है। दवाई का कैप्सूल 0.5 सेमी व्यास का है, यानी 5/2 लिखिए, 0 लिख दीजिए यहाँ पॉइंट हटा के। 1/4 सेंटीमीटर इसका आर हो गया त्रिज्या। बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेमी है। देखिए बात को समझिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक का कह रहा है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो 1/4 और यहाँ से यहाँ 1/4, तो क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है 2/4, यानी 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर को 0.5 कहिएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा 1.5, और त्रिज्या तो वही रहेगा, त्रिज्या रहेगा 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कैप्सूल की धारिता है, कितना इसका आयतन है। तो देखिए हम समझाते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होता है सबसे पहले इसका, और प्लस अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू डालते, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एच बचा। एच कितना है 1.5 आया है, प्लस यहाँ 2/3 और आर स्क्वायर बाहर चल गया, तो एक आर बचा। एक आर का मान है 1/4, यहाँ हो जाएगा 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 1/4, यहाँ लिखते हैं 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 प्लस 2 बार में कटेगा 1/6, ये 2 और ये 11, यानी 11/7 दूनी 14, 4 दूनी 8 लिखते हैं, 7 8 56, नीचे 56 लिख देते हैं, गुना कर दिया। यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 3 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, और 2 3 बार में 3 3 9 और 1 10, इसका एलसीएम एक बार में ले लिया। 5 से काटते हैं 5 से, सॉरी 2 से काटते हैं 5 बार में, 2 से काटते हैं 28 दूनी 56, 55/8 छक 48, 8 छक 48, हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 55/ आ गया 168। 168 से आप भाग देंगे 55 में, पॉइंट देके 0 उतारेंगे, कितना बार में लग जाएगा 16 48, 3 बार में लगेगा, सभी में 3 3 है। ठीक है, 8 3 24, हासिल 2, 16 48 49 50, एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 के कितना 6, ये बचा 4 46, 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 बार में लगेगा, कहाँ पे है भाई 3, ये आंसर हो जाएगा। 2 के बाद 3 ही आता है ना, 14 का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका कह रहा है 6 आना चाहिए, कहीं माइनर मिस्टेक हो गया है एक आध गो। मेथड समझ में आ गया, फार्मूला कैसे लगा वो समझ में आ गया, काम आपका हो गया। पाई आर स्क्वायर लगेगा 2/3 पाई आर क्यू लगेगा, इसलिए लगेगा। अच्छा, एक मिस्टेक कर दिया हूँ मैं, यहाँ आधा और यहाँ आधा गोला मिलके 100 गोला होता ना, यहाँ 4 होता। अब आएगा आंसर। अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तो मैं इसका करके बता ही दिया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ से समझे आप।
अर्धगोला मैं सिर्फ ले रखा था, एक ही लिया भाग और ये लिया, एक छूट गया, दोनों मिलकर एक वृत्त बन जाता तो 4/3 लेते, 2/3 नहीं, 4/3 से निकालेंगे सेम मेथड से, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये पहला वाला है। कैलकुलेट इतना कर लीजिएगा, थोड़ा आपका भी प्रैक्टिस कैलकुलेशन का बन जाएगा। वैसे मैं एक बार तो कर ही दिया, लेकिन वो काम का नहीं रहा क्योंकि एक छूट गया अर्धगोला। एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उसके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का बकपृष्ठ क्या हो जाएगा। फिर से सुनिए, एक ही आधार त्रिज्या वाले दो ठोस अर्धगोला को उनके आधार पर अनुदिश जोड़ दिया, मतलब वृत्त बन गया वो, तब पूरा पूरी आर तो सेम है, जोड़ दिया, तब नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr² हो जाएगा। फार्मूला आपसे पूछ रहा है, वृत्त का क्या होगा, कहने के लिए भरी अर्धगोला बोल दे रहे हैं, वृत्त ना हो गया, सॉरी गोला हो गया ना पूरा पूरी। त्रिज्या r सेमी, ऊंचाई h सेमी, h 2r से बड़ा है वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास क्या आएगा। एक बेलन है, चलिए भाई बेलन बना लिया। अब कह रहा है इसके अंदर त्रिज्या r है, इसका ये त्रिज्या r है और ऊंचाई जो है 2r से बड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर दिया कि 2r से बड़ा है। इसमें वो गोला बनाना है, गोला बन गया। अब इसका व्यास पूछ रहा है, तो r इधर और r इधर, तो 2r के बराबर हो जाएगा। बात समझे। ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, आयतन हमेशा वही रहता है, आयतन में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, आकार बदलने से आयतन में क्या चेंजिंग होगा, वजन तो उतना ही रहेगा ना। एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेमी और 24 सेमी है तथा बाल्टी की ऊंचाई इतना सेमी, इस बाल्टी की धारिता क्या है। आयतन पूछ रहा है आपसे। ये h जो है 35 दे दिया, ये 44 दे दिया r1 और r2 दे दिया आपको 24। शंकु का क्या होता है 1/3 πr² होता है, 1/3 पाई रह जाएंगे। अब यहाँ से चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा फार्मूला में, ठीक है। यहाँ पे देखिए h ज्यों का त्यों रह जाएगा, h सेम रह जाएगा। अब क्या है r², तो यहाँ पे फार्मूला होता है r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर और प्लस r1 r2। बात समझे, क्या होता है प्लस r1 r2। यहाँ देखिए है ना, शंकु का आयतन धारिता उसी को बोलते हैं 1/3 πrh, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 r2, सेम चीज़ मैंने लिखा है 1/3 πh। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्या है ना फार्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा तभी जाके काम होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी सारे वैल्यू को डालना है, 1/3 22/7, h के जगह पर 35 डाल देते हैं, अंदर r1 का स्क्वायर यानी 44 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस 44 गुने 24। वे सारे को सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मेरे ड्यूटी का लेट हो रहा है इसीलिए माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बट 2 ही क्वेश्चन बचा है, आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, फार्मूला में बता दिया, इतना कैलकुलेशन कर, जैसे 7 × 5 35 कर जाएगा, 110 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 44 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये सब थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, कर लीजिएगा आप। अच्छा लीटर में आया है, ध्यान रखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो जो सॉल्व करके आएगा ना उसमें 1000 से आपको भाग देना रहेगा, जो भी सॉल्व करके आएगा ऊपर लिखिएगा, नीचे 1000 से भाग दे दीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटे गए अनुप्रस्थ काट होता है शंकु का छिन्नक। अच्छा, अनुप्रस्थ काट एक वृत्त होता है, अनुप्रस्थ काट को ही पूछ दिया क्या होता है, वृत्त के जैसा कटता है ना, कोई शंकु है यहाँ से अगर आप काटते हैं तो वृत्त ही तो बनता है इस जगह पे। लास्ट क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना और इतना है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 गोला है, 4/3 πr³ 4/3
पाई आर क्यू, ये इससे ये गया, इससे ये गया, आर क्यू बाई R1 R2 लिख दे रहा हूँ, क्यू बराबर 64/27। तो क्यू हटेगा यहाँ से तो क्या आएगा 4 और नीचे आएगा 3, तो त्रिज्या निकल गया। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, R1 R2 कर देते ये कट जाएगा, तो 4 चौक 16 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे, और 3 तिहाई 9, 16 और 9, कहाँ है 16 9, ये प्रिंट गलत हो चुका है, यहाँ पे होगा 16 और 9। क्लियर है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से चैप्टर हो गया। एक चैप्टर मात्र आप लोग का बच गया जो अगला वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसका नाम है सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें 2 चैप्टर असल में मिला हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा है, 30 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट में आएंगे। अन्यथा एक बुक मैं ऑर्डर कर रखा हूँ प्लेटफॉर्म कंपनी का, अगर वो आ जाता है तो फिर मैं उसका करा दूंगा। आज का सेवा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आई है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आप तक आसानी से पहुंच सके। बाय बाय।